हेलो, आज का टॉपिक है भारत के संविधान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम सब जानते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। इसमें विश्व के प्रमुख संविधानों की विशेषता समाहित है। यानी कि भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। इसमें विश्व के प्रमुख संविधानों की विशेषताएं समाहित हैं। यह संविधान निर्मात्री सभा के 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के सतत प्रयत्न अध्ययन विचार विमर्श चिंतन एवं परिश्रम का निचोड़ है। यानी कि भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। इसमें विश्व के प्रमुख संविधानों की विशेषताएं क्या है, समाहित है। ये संविधान निर्मात्री सभा के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के सतत प्रयत्न अध्ययन विचार विमर्श चिंतन एवं परिश्रम का निचोड़ है। इसे 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत पर लागू किया गया। तो हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। इसमें विश्व के प्रमुख संविधानों की विशेषताएं समाहित हैं और यह संविधान निर्मात्री सभा के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के सतत प्रयत्न अध्ययन विचार विमर्श चिंतन एवं परिश्रम का निचोड़ है। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बात करते हैं भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं। हमने जाना कि भारत के संविधान के बारे में पहले कि भी भारत का जो संविधान है वो एक पवित्र दस्तावेज है। इसमें विश्व के विभिन्न जो संविधान हैं वो लिए गए हैं और भारत का संविधान भारत का संविधान निर्मात्री सभा के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के सतत प्रयत्न अध्ययन विचार विमर्श चिंतन एवं परिश्रम का निचोड़ है। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। इसमें विश्व के प्रमुख संविधानों की विशेषताएं समाहित हैं। यह संविधान निर्मात्री सभा के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के सतत प्रयत्न अध्ययन विचार विमर्श चिंतन एवं परिश्रम का निचोड़ है। तो हम इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि भारत के संविधान के निर्मात्री सभा के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के सतत प्रयत्न अध्ययन और परिश्रम का निचोड़ है, जिससे कि भारत का संविधान पवित्र दस्तावेज के रूप में विश्व के विभिन्न देशों से अंगीकृत किया गया। ये इसे शॉर्ट एक ही सेंटेंस में भी बना सकते हैं और अदरवाइज़ आप ये भी लिख सकते हैं कि भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। इसे विश्व के निम्नलिखित देशों से भी लिया गया है। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के सतत प्रयत्न अध्ययन विचार विमर्श एवं परिश्रम का निचोड़ है। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और भारत के संविधान के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली है विशालतम संविधान। विशालतम संविधान क्यों है? हम विशालतम संविधान को किस प्रकार समझ सकते हैं? देखिए, आप केवल शब्द को ध्यान में रखिए, याद अपने आप हो जाता है। शब्द को ध्यान में कैसे रख सकते हैं? जैसे कि संविधान हमारा विशालतम संविधान है, तो विशाल है यानी कि विस्तृत है, यानी कि बड़ा है। विशाल की तुलना नहीं की जा सकती। जिस प्रकार हम मिट्टी को गिन नहीं सकते, पानी को गिना नहीं जा सकता, तारों को गिना नहीं जा सकता, उसी प्रकार हमारा जो संविधान है विभिन्न देशों से लिया गया अन्य देशों में, और इसकी कोई व्याख्या नहीं है, क्योंकि इसकी व्याख्या तब तक नहीं है
जब तक ये पूर्ण नहीं है। भारत का संविधान पूर्ण दस्तावेज नहीं है, क्योंकि इसमें समय समय पर संशोधन किए जाते हैं। यानी कि हम किसी भी बात को यदि बताते हैं, यदि हमारे पास उसका कारण मौजूद नहीं है तो क्या हम उस बात को कर सकते हैं। तो विशालतम संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। सामान्यतया संविधानों का आकार अत्यंत छोटा होता है। अब संविधान का आकार छोटा होता है, सामान्यतया संविधान का आकार छोटा होता है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। संविधान में मोटी मोटी बातों का उल्लेख कर दिया जाता है और अन्य बातें अर्थान्वयन के लिए छोड़ दी जाती हैं। लेकिन भारत का संविधान इसका अपवाद है। भारत के संविधान का आकार न तो अत्यधिक छोटा है और न ही अत्यधिक बड़ा है। भारत के संविधान का आकार न तो अत्यधिक छोटा रखा गया है और न ही अत्यधिक बड़ा। हमने सभी आवश्यक बातें समाहित करते हुए संतुलित आकार का रखा गया है। यानी कि हमारे भारत का संविधान का आकार न तो अत्यधिक बड़ा है और न ही अत्यधिक छोटा है। हमने हमारे भारत के संविधान को संतुलित आकार का रखा है ताकि जो है हम आसानी से संविधान को समझ सकें, क्योंकि किसी भी देश में रहने वाली निवासी यदि स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख सकें, वही देश लोकतंत्र हो सकता है। लोकतंत्र आज हमारे देश की विडंबना ये है कि लोकतंत्र का संबंध राजनीति से जुड़ा हुआ है, जबकि वो लोग मानते हैं कि भाई हमारा जो शासन प्रणाली है वो विभिन्न देश के जो नेता लोग हैं वो लागू करेंगे, जबकि बात यह नहीं होती है। क्योंकि जिस शासन की बात हम करते हैं उस शासन में जनता ही एक राजा का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि जनता ही सर्वोपरि है, और जनता सर्वोपरि इसलिए है क्योंकि जनता ही किसी देश के, किसी राज्य के, किसी गांव के लीडर को खड़ा करती है। तो सामान्यतः संविधान का आकार अत्यंत छोटा होता है। संविधान में मोटी मोटी बातों का उल्लेख कर दिया जाता है और अन्य बातें अर्थान्वयन के लिए छोड़ दी जाती है। तो लेकिन भारत का संविधान इसका अपवाद है। भारत के संविधान का आकार न तो अत्यधिक छोटा रखा गया है और न ही अत्यधिक बड़ा। हमने सभी आवश्यक बातें समाहित करते हुए संतुलित आकार का रखा है। भारत के संविधान जो है वो संविधान के मूल प्रारूप में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। संविधान के प्रारूप में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं तथा 9 अनुसूचियाँ थी। अब है सब ध्यान रखना, हर एक भाषा में शब्दों का मेल होता है। जब तक आप शब्द क्या बोल रहे हैं यह जानने में प्रयास नहीं रखते हैं तो आप शब्दों की जटिलता को नहीं समझ पाएंगे। शब्दों की जटिलता को समझने के लिए आप उनमें अभ्यासरत होने चाहिए कि भाई आप पास्ट की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। सामान्यतः हम पास्ट और प्रेजेंट की ही बात करते हैं, भविष्य की तुलना हम नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। भविष्य सिर्फ और सिर्फ आपके कार्यों, बातों या आपके चलन तरीके उस पर निर्भर करता है। भविष्य किसी के हाथ में न रहा है न रहेगा। भविष्य सिर्फ एक विधि का विधान कह सकते हैं जो हर प्राणी अपने अपने तरीकों, अपने अपने सुविधाओं की दृष्टि से करता है। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इतना ही है कि हम जो समझे वही समझे, बाकी सब कुछ नहीं समझे। हम जो समझे वही समझे, बाकी सब कुछ नहीं समझे। इस बात को यदि आपने गहराई से समझा तो आप जीवन के मूल्य को जान पाओगे। तो संविधान के मूल प्रारूप में
कितने भाग थे? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 9 अनुसूचित थी। तो इस बात को रिटर्न करने के लिए क्या करेंगे? संविधान के प्रारूप में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 9 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अब वर्तमान में कालांतर में संशोधन के साथ साथ इनमें अभिवृद्धि होती गई। कालांतर में संविधान संशोधन के साथ साथ इनमें, जैसा कि संविधान लोगों के कल्याण के लिए यूज होता है और उनकी सुरक्षा या उनकी रक्षा के लिए, लोकहित की रक्षा के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है ताकि लोगों को उचित न्याय मिल सके। इसलिए संविधान पढ़ना चाहिए कि भी संविधान हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम समझ सकें कि वास्तव में हमारे राइट्स क्या हैं, हमें किस प्रकार रहना चाहिए और हम किस हद तक कोई कार्य कर सकते हैं, किस हद तक कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, क्या ये कार्य उचित है, क्या ये कार्य अनुचित है। इसके लिए हमें विधि का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि विधि का ज्ञान जिस व्यक्ति ने पढ़ लिया है वह व्यक्ति इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानवान व्यक्ति माना जाता है। क्योंकि विधि से ऊपर न कोई सत्ता थी, न कोई है, न कोई रहेगी। आने वाला जीवन भी विधि के शासन पर ही चलता है और चलता रहेगा। विधि से ऊपर कुछ भी नहीं है। यानी कि आपने यदि विधि पढ़ी है तो विधि से ऊपर न कोई है, न कोई है, न कोई रहेगी। क्योंकि अब जो कि कारण पता है क्यों विधि सबसे ऊपर रहेगी, क्योंकि ये हमारे कल्याण के लिए है। जो चीज़ आपके हित की रक्षा करती हो, क्या वह सबसे बड़ी नहीं होगी? तो अवश्य ही वह सबसे बड़ी होगी, क्योंकि विधि लोगों को न्याय देती है और न्याय इस संसार का सबसे व्यक्तित्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि न्याय किसी व्यक्ति को फांसी भी दे सकता है और किसी व्यक्ति को फांसी होने से बचा भी सकता है। इसलिए न्याय की शासन प्रणाली सबूतों के आधार पर चलती है। तो हमेशा सबूत को इंगित किया जाता है कि आपके पास प्रूफ क्या है कि आपने ये कार्य किया। गहराई से समझने की आवश्यकता नहीं है कि कालांतर में संशोधन के साथ साथ इनमें अभिवृद्धि हुई है। सर आइवर जेनिंग्स के शब्दों में भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। अब आप भी कहेंगे कि ये तो हम भी जानते हैं, हमारा संविधान सबसे बड़ा और विस्तृत है, क्योंकि ये विश्व के सभी देशों से मिलकर बना है, इसलिए ये विस्तृत और सबसे बड़ा संविधान है। तो आपको क्या करना है? सर आइवर जेनिंग्स के शब्दों में लिखना है। सर आइवर जेनिंग्स के शब्दों में भारत का संविधान सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। आलोचक इसे वकीलों का स्वर्ग कहकर संबोधित करते हैं। जो मैंने बात कही उस बात का संक्षिप्तीकरण हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि वकीलों ने विधि के शासन की जो ज्ञान की प्रणाली है वो सीख ली। तो भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। इसमें विश्व के प्रमुख संविधानों की विशेषता समाहित हैं। यह संविधान निर्मात्री सभा के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के सतत प्रयत्न, अध्ययन, विचार विमर्श, चिंतन एवं परिश्रम का निचोड़ है। इसे 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत पर लागू हुआ। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं कि विशालतम संविधान। सामान्यतः संविधानों का आकार अत्यंत छोटा होता है। संविधान में मोटी मोटी बातों का उल्लेख तो कर दिया जाता है, और अन्य बातें अर्थान्वयन के लिए छोड़ दी जाती हैं।
लेकिन भारत का संविधान इसका अपवाद है। भारत का संविधान इसका अपवाद है क्योंकि भारत का जो संविधान है उसका आकार न तो अत्यधिक बड़ा है और न अत्यधिक छोटा है। भारत के संविधान को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमने सभी आवश्यक बातें समाहित करते हुए संतुलित आकार का रखा है। संतुलित आकार का मतलब कि हमारा भारत का संविधान न तो अत्यधिक बड़ा है न अत्यधिक छोटा है। हमने आवश्यक बातों को समाहित करते हुए संविधान को संतुलित आकार में रखा गया है। संविधान के मूल प्रारूप में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 9 अनुसूचियाँ थी। कालांतर में संशोधन के साथ इसमें अभिवृद्धि होती गई और सर आइवर जेनिंग्स के शब्दों में भारत का संविधान सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। आलोचक इसे वकीलों का स्वर्ग कहकर संबोधित करते हैं। आलोचक इसे क्या कहकर संबोधित करते हैं? आलोचक इसे वकीलों का स्वर्ग कहकर संबोधित करते हैं। ये थी विशालतम संविधान। ये पहला टॉपिक है। विशालतम संविधान को बस आप इतना ध्यान में रखो कि विशाल है, विशाल जो कि बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं आसानी से। अब हमें याद करने की ज़रूरत नहीं कि विशालतम संविधान क्या होता है। विशालतम संविधान मतलब कि न तो कोई अत्यधिक बड़ा है न अत्यधिक छोटा है, संतुलित आकार का है। ये हमारा विशालतम संविधान है। और सर आइवर जेनिंग्स के शब्दों में भारत का संविधान सबसे बड़ा व विस्तृत संविधान है। आलोचक इसे वकीलों का स्वर्ग कहकर संबोधित करते हैं। संबोधित करना वकीलों की एक महत्वपूर्ण पहचान है। दूसरा टॉपिक है सर्वप्रभुत्व संपन्न, सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। सर्वप्रभुत्व संपन्न, सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। हमारा टॉपिक है कि सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। ये संविधान का प्रमुख लक्षण है कि हमारे भारत का संविधान सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करता है। यही भारत के संविधान का प्रमुख लक्षण है। इसे सर्वप्रभुत्व संपन्न इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में निहित नहीं होकर भारत की जनता में निहित है। भारत के संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है कि इसकी इसे सर्वप्रभुत्व संपन्न इसलिए कहा गया है। इसे सर्वप्रभुत्व संपन्न इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में निहित नहीं होकर, किसी विदेशी सत्ता में निहित नहीं होकर बल्कि भारत की जनता में निहित है। सेकंड टॉपिक है संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। भारत के संविधान का प्रमुख लक्षण भारत के संविधान के संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना है। इसे संप्रभुत्व संपन्न इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में निहित नहीं होकर बल्कि भारत की जनता में निहित है। यह बाहरी नियंत्रण से अपूर्णतया मुक्त है। ये बाहरी नियंत्रण से अपूर्णतया मुक्त हैं। ये विदेशी ये अन्य देशों से मिलकर बना हुआ संविधान जरूर है, लेकिन इसका उद्देश्य मात्र लोगों के कल्याण के लिए लागू करना है ताकि उन्हें समय समय पर संशोधन कर लोगों की सुरक्षा के लिए भी तैयार किया जा सके, ताकि हम लोकतंत्र की श्रेणी में आ सके और जो भारत में अपराध हैं वो कम हो। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम अपराध से बचें, हमें अपराध नहीं करना है। इसलिए
जितना हो सके अपराध से दूर रहें। अपनी आंतरिक एवं बाहरी नीतियों का निर्धारण एवं नियंत्रण स्वयं भारत ही करता है। अपनी आंतरिक एवं बाहरी नीतियों का निर्धारण एवं नियंत्रण स्वयं भारत ही करता है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है। हमें यह नहीं पता है कि लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। यहाँ का शासन जनता के हाथों में सुरक्षित है। यहाँ का शासन किसके हाथों में सुरक्षित है? अब आप सोच रहे होंगे कि जनता के हाथों में कैसे सुरक्षित है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि भाई हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। ये केवल उन नेताओं, उन सरकारी कर्मचारियों के हाथ में, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि आप स्वयं चुनते हैं किसी नेता को, तो गलत भी आप ही होंगे, सही भी आप होंगे। यदि आपने सही व्यक्ति को चुना है तो सही होगा, गलत को चुना है तो गलत होगा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में सब कुछ है, क्योंकि आप एक लोकतंत्र में हैं। भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई। यहाँ का शासन जनता के हाथों में सुरक्षित है। यह प्रजातंत्र की इस कसौटी पर खरा उतरता है कि यहाँ सरकार जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित है। यह प्रजातंत्र की इस कसौटी पर खरा उतरता है कि यहाँ सरकार जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित है। इसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण है। सबका उद्देश्य लोक कल्याण ही होना चाहिए। हम कोई भी अगर ज्ञान की बात कर रहे हैं, यानी कि एक अध्यापक है, बच्चों को शिक्षित करता है, तो वह भी लोक कल्याण ही है। और यदि कोई भी नेता गांव में या अन्य कस्बों में या ज़िले में या तहसीलों में या राज्य में कोई भी नियम लागू करता है, सही तरीके से कुछ पालनाएँ करता है, वह भी लोक कल्याण है। और सब कुछ लोक कल्याण है, उसकी मोहर लग जाती है। ये तो था सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना हमें याद नहीं करना है। हमें केवल इतना समझना है कि सर्वप्रभुत्व क्या है, संपन्न क्या है, लोकतंत्रात्मक क्या है, गणराज्य की स्थापना क्या है। इतना समझ गए तो आप लिख सकते हैं। देखो, सर्वप्रभुत्व का मतलब हो गया हमें सबको समान दृष्टि से देखना है। संपन्न यानी कि इस देश में कुछ लोग निर्धन हैं, कुछ मध्यम वर्ग के हैं, कुछ धनी हैं, लेकिन जो संपन्न वर्ग के लोग हैं वो देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। संपन्न वर्ग का मतलब हो गया हमारे देश को के जो की जनता है वो संपन्न है, और लोकतंत्र भी है। और गणराज्य का गण का मतलब होता है समूह के रूप में। गण का संबंध केवल जन से है। जन मतलब जनता, इस देश के लोग, इस देश के निवासी। राज्य इस राज्य के लोग। तो हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान का प्रमुख लक्षण सर्वप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना है।